हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल बीएम एजुकेशन क्लास 8। आज हम कंटिन्यू करेंगे आवर वर्ल्ड देन एंड नाउ क्लास 8 बाय भारती हवन पब्लिकेशन। आप सभी बच्चों को स्वागत है बीएम एजुकेशन क्लास 8 के अंदर। आज हम करने वाले हैं मॉडर्न इंडिया चैप्टर 1 का पार्ट नंबर 5, जो कि है नॉट मोर देन 20 वर्ड्स। यहाँ पर क्वेश्चन के जो आंसर होंगे वो 20 वर्ड से ज़्यादा नहीं होंगे। आज शुरू करते हैं पार्ट 5 को, और इस वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम क्वेश्चन भी डील करेंगे। और इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी हमारे चैनल के सब्सक्राइब बढ़ा दीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगी और हम बहुत वीडियोस आपके लिए लगातार धूम धड़ाके लाते रहेंगे। तो शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट से मेरे यार। हालांकि एक ही कॉन्सेप्ट रहा है इस चैप्टर में से। क्या कॉन्सेप्ट है सर? what official records do not tell। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स वो रिकॉर्ड्स थे ब्रिटिशर्स इसको बनाते थे अपने ऑफिशियली काम के लिए, अपने सो कॉल्ड ऑफिशियल काम के लिए। जो रिकॉर्ड्स वो बनाते थे वो है ऑफिशियल रिकॉर्ड। ठीक, देखिए उनके पास जो रिकॉर्ड्स था, एक रिकॉर्ड्स का बहुत वास्ट कॉर्पस था, यानी उनके पास बहुत बंडल्स ऑफ रिकॉर्ड्स थे। ब्रिटिशर्स के पास वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स। कहने का तात्पर्य कि ब्रिटिशर्स के पास बहुत बंडल्स ऑफ रिकॉर्ड्स थे, बंडल्स ऑफ रिकॉर्ड्स। क्या था सर? ब्रिटिशर के पास वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स था, या तो बंडल्स ऑफ रिकॉर्ड्स थे बहुत सारे। ठीक, और यू मस्ट रिमेंबर दैट दे आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। आपको यह याद रखना पड़ेगा। क्या सर? यू मस्ट रिमेंबर दैट दे आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ये जो थे ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे। ये जो बंडल ऑफ रिकॉर्ड्स थे और जो वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स थे, ये सभी क्या थे? ये सभी थे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। यू मस्ट रिमेंबर, आपको ये याद रखना पड़ेगा मेरे यार। ठीक, देखिए ये ऑफिशियल रिकॉर्ड क्यों थे बताओ? कभी कभी आपके दिमाग में सवाल है कि सर ये ऑफिशियल रिकॉर्ड क्यों थे? ऑफिशियल रिकॉर्ड क्यों थे? क्योंकि दीज आर ऑफिशियली मेड बाय ब्रिटिशर्स। ये ऑफिशियल इसीलिए थे, देखिए ऑफिशियल इसीलिए थे क्योंकि इनमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी गई थी। उनके फेवर में जो चीज थी उसके बारे में लिखी गई थी। कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी। कुछ ऐसे बातें थी जिसमें ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। ठीक, ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफिशियली ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था, और वो ऑफिशियली इसलिए थे क्योंकि उनमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, या तो कुछ ब्रिटिशर के फेवर वाले चीज़ें थी, और उनमें कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी हो सकती थी, या तो उनमें कुछ ऐसे बातें थी जो कि ब्रिटिशर को इंटरेस्टेड था और उनके ही फेवर में था। ठीक, और वो चाहते थे कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को वो चाहते थे इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को वह कहीं पर प्रिजर्व करके रखे। क्या करके रखे सर?
प्रिजर्व करके रखें। क्यों सर? किसके लिए? फॉर पोस्टेरिटी के लिए, अपने पोस्टेरिटी के लिए, यानी अपने कार्य के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, अपने लिए वो इनको कहीं प्रिजर्व करके रखे। ठीक, वो लोग जो ब्रिटिशर्स थे, क्या सर? वो अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड को प्रिजर्व करना चाहते थे, है या नहीं? प्रिजर्व करना चाहते थे फॉर पोस्टेरिटी, पोस्टेरिटी के लिए, पोस्टेरिटी के लिए वो इसको प्रिजर्व करना चाहते थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मीनिंग नेक्स्ट पेज लिखते हैं, यहां मैं लिख देता हूं आपके लिए। पोस्टेरिटी का मतलब है सर, देखिए वो प्रिजर्व इसलिए करते थे, देखिए एक तो उनको वो उनमें कुछ उनका प्रॉफिट था, उनमें उनका कुछ ग्रीड था, कुछ अपनी लालच थी, इसलिए उसको प्रिजर्व करना चाहते थे। इसमें उसको इसलिए प्रिजर्व कर रखना चाहते थे, इससे कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है जैसे कि वो इंडिया पे राज कंटिन्यू करते रखें, यानी इंडिया में उनकी जो टेरिटरी है वो बजाय रहे, यानी वो कायम रहे, वो लगातार कंटिन्यूड रहे। तो उसके लिए उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी थी, इसीलिए उन रिकॉर्ड्स को वो क्या करना चाहते थे? प्रिजर्व करना चाहते थे। और एक और चीज़ कि वो अपने पोस्टेरिटी के लिए उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं। ये पोस्टेरिटी क्या है सर? ये पोस्टेरिटी का मतलब है, पोस्टेरिटी मीनिंग लिख लो भाई, ये पोस्टेरिटी का मतलब है मेरे यार फ्यूचर जनरेशन। तो पोस्टेरिटी का मतलब है फ्यूचर जनरेशन, यानी वो तो अपने लिए तो प्रिजर्व करना ही चाहते थे, अपने ग्रीड के लिए भी करना चाहते थे, बट मेरे यार वो लोग अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उस चीज़ को प्रिजर्व करना चाहते थे। जैसे कि वो जिस प्रकार से अपने इस टेरिटोरी को कंटिन्यू कर रहे हैं, अपने राज्य को कायम कर रहे हैं, बजाय रख रहे हैं, उसी प्रकार से उनकी फ्यूचर पीढ़ी, यानी उनकी भावी पीढ़ी, यानी उनकी फ्यूचर पीढ़ी, ठीक, उनकी जो फ्यूचर पीढ़ी, हिंदी में क्या होता है फ्यूचर पीढ़ी? भावी पीढ़ी, यानी आने वाली पीढ़ी को भावी पीढ़ी कहा जाता है। हालांकि आप इंग्लिश में ही मीनिंग में ध्यान रखिए, फ्यूचर पीढ़ी यानी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, यानी वो जिस प्रकार से टेरिटरी कंटिन्यू कर रहे थे उसी प्रकार से फ्यूचर जनरेशन भी इस चीज़ को कंटिन्यू करे, बजाय रखे, कायम करे, कंटिन्यूड करे अपने राज को। तो इसीलिए वो इस चीज़ को, इस ऑफिशियल रिकॉर्ड को क्या करना चाहते थे भाई? इसको प्रिजर्व करना चाहते थे। ठीक है, देखिए ये जो रिकॉर्ड्स थे, ये जो रिकॉर्ड, द रिकॉर्ड डू नॉट हेल्प, या तो लिख लो डू नॉट हेल्प, ना लिख दो डू नॉट ऑलवेज हेल्प। ये रिकॉर्ड थे, ये आपको हमेशा मदद नहीं करेंगे कि यार देखिए रिकॉर्ड क्या है? एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट। क्या किसी चीज़ को आप पढ़ के, मान लो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा, एक एग्जाम्पल मान लो सिर्फ, ठीक, एग्जाम्पल, इसको लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए। ये किताब है, इस किताब में लिखा गया है आपको प्लेन कैसे उड़ानी है। आपको एरोप्लेन में लिख देता हूँ भाई, इसमें लिखा गया है हवाई जहाज यानी एरोप्लेन, एरोप्लेन कैसे उड़ाना है, पूरी मैनुअल लिखी गई है इसमें। क्या एक नॉर्मल सा 8वीं कक्षा के बच्चे, यानी आप लोग, आप से बच्चे, मैंने आपको ये किताब दे दी, ठीक, आप 8 क्लास बच्चे हो अभी, अब आप 8 क्लास में हो, नॉर्मल सी बात है, आपको मैंने एक किताब दे दी,
आपने इस किताब को मान लो पूरी तरह से डिटेल से, बहुत डिटेल से, बहुत समझ समझ के, बहुत भयंकर तरीके से आपने पढ़ा और आपको इस बुक का एक एक चप्पा चप्पा याद हो गया, आपको पूरा डिटेल बुक समझ आ गया। क्या इसके आपने इस बुक को जो इतने अच्छे से पढ़ा, किसके बावजूद भी क्या आप एरोप्लेन चला पाओगे? अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आंसर आएगा नो सर, आप चला नहीं पाओगे। क्यों सर, हम क्यों नहीं चला पाएंगे? आप क्या, अगर मैं भी, मेरी अपनी बात कर रहा हूँ, अगर मैं भी इस पूरे किताब को पूरे डिटेल से ही पढ़ लूँ, ठीक, क्या मुझे पहली फ्लाइट चलानी आ जाएगी? मैं एरोप्लेन जाकर डायरेक्ट चला सकता हूँ? नहीं। इसका आंसर क्या है सर? इसका मतलब क्या है कि हमेशा थियोरी पे नहीं चलना है मेरे यार। थियोरी तो भाई लिखी हुई चीज़ होती है, आपको प्रैक्टिकल में ही फोकस करना है, आपको प्रैक्टिकल में फोकस करना है। हर चीज़ अगर लिख के ही हम पढ़ ले, जान ले, तो प्रैक्टिकल नॉलेज क्यों है? प्रैक्टिकल नॉलेज तो फिर कोई काम की नहीं है चीज़, है ना? तो हम लोग क्यों कहते हैं भाई प्रैक्टिकल नॉलेज फोकस करियो, थ्रियो में रटे ना रटिए भाई साहब, प्रैक्टिकली बात करिए, थियोरटिकली बात ना करिए, प्रैक्टिकली बात करिए, हर चीज़ में कुछ लॉजिक रखिए। हम ऐसा क्यों कहते हैं? हम इसलिए कहते हैं कि थ्योरी हमेशा काम नहीं आती है। हमेशा थ्योरी तो एक लिखावट चीज़ है, जो तो एक पन्ने है, जो कब लिखी गई थी, वो जो चीज़ हम लिखते हैं वो थ्योरी हो जाती है। मैं यहाँ कुछ भी लिख दूँ, ये थ्योरी हो जाएगी। हालांकि हिस्ट्री में प्रैक्टिकल चीज़ें पहले हुई थी, अब उसकी थ्योरी पढ़ी जा रही है। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल तो पहले हुआ था, हिस्ट्री में प्रैक्टिकल पहले हुआ था, उसकी थ्योरी अब पढ़ी जा रही है। प्रैक्टिकल हुआ था 1947 में कि सर इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था 15 अगस्त को, पर लोग आज उसके बारे में पढ़ रहे हैं, यानी 2024 में लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में, या फिर 2025 में लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, या 2026 में लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर चीज़ें पहले ही प्रैक्टिकली हो चुकी है, थ्योरी पढ़नी बाकी है अब प्रेजेंट में। यानी उसके पास्ट में, हिस्ट्री के पास्ट में प्रैक्टिकल हो चुका है, हम प्रेजेंट में उसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं। बट नॉर्मली क्या होता है, पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल करते हैं। अगर आपको एक पायलट बनना, आपको प्लेन उड़ानी है, तो आपको उसके लिए पहले थ्योरी पढ़ाई जाएगी, और जब आपकी थ्योरी कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गई, फिर आपको एक प्लेन जाएगा, छोटा सा प्लेन, उसमें आप चलाना सीखोगे। फिर धीरे धीरे आपको थोड़े बड़े प्लेन, थोड़े फाइटर प्लेन, थोड़े से जेट, फिर धीरे धीरे आप डायरेक्ट बोइंग 77 चलाने की क्षमता रखोगे, यानी पूरे एयरबस चलाने की क्षमता रखोगे, यानी एरोप्लेन चलाने की आपके पास क्षमता होगी। तो इसीलिए हम कहते हैं सिर्फ थ्योरी इज नॉट देयर, इज अ प्रैक्टिकल नॉलेज। तो इसीलिए एक प्रैक्टिकल नॉलेज, बच्चे कहेंगे सर हिस्ट्री तो थ्योरी, भाई थ्योरी इसलिए क्योंकि प्रैक्टिकल इसका पहले हो चुका है। हिस्ट्री की जो प्रैक्टिकल थी, जो चीज़ें हैं वो पहले से हो चुकी है मेरे यार, जो वार था वो पहले से लड़ चुकी है, वो पहले से प्रैक्टिकली हो चुका है, अब थ्योरी चल रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, ये जो थ्योरी है, यानी जो थ्योरी तो नहीं, ये जो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड क्या है? एक लिखावट चीज़ है, एक रिटन डॉक्यूमेंट कहने से चलेगा? ये एक रिटन डॉक्यूमेंट मैं इसे कह सकता हूँ। तो रिटन डॉक्यूमेंट क्या लिखी होती है? थ्योरी तो लिखी होती है मेरे यार। क्या इस थ्योरी को, इस रिटन डॉक्यूमेंट को पढ़कर क्या आप पता लगा सकते? मान लो एक थ्योरी है, यहाँ एक किताब लिखी गई है, इस किताब में लिखा गया है इंडिया के लोग ऐसे हैं। क्या जो चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है, क्या वही उसी प्रकार के लोग इंडिया में होंगे? सिर्फ कुछ अलग प्रकार के नहीं हो सकते, है ना? जैसे पहले के लोग क्या करते थे कि भाई साहब इंडियंस आर नॉन एजुकेटेड, इंडियंस आर इलिटरेट। भाई कैसे तुमने कह दिया? तुमने 10-15 लोगों या 20 लोग या फिर 100 लोगों में एक्सपेरिमेंट किया होगा, कह दिया होगा भाई साहब। तूने पूरे इंडिया में किया है? नहीं किया है। तो हम कुछ भी चीज़ में इसे जज नहीं कर सकते। आप कहोगे सर इंडिया में इस प्रकार के लोग हैं, इस प्रकार नहीं। आप कैसा कह दिया आपने क्या हर एक लोग को 140 करोड़ की आबादी अभी, क्या आप हर एक 40 करोड़ के लोग आप पूछ सकते हो? नहीं। आप कुछ ही, आप पूछते पूछते 1 करोड़ लोग तो पहुँचोगे, 140 नहीं पहुँच पाओगे। मान लो आप 10 करोड़ लोग के पास पहुँच गए, तभी क्या आप जान जाओगे? नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर इन डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया था इंडिया के लोग इन चीज़ों से डरते थे। यानी
मान लो कुछ रिटर्न डॉक्यूमेंट्स थी ब्रिटिशर्स के पास जहाँ पर लिखा गया था इंडियंस के स्ट्रॉन्ग चीज़ें ये है, वीक पॉइंट्स ये है, वो उनका बिहेवियर ऐसा है, उनके वो कैसा सोचते हैं, क्या फील करते हैं, वो चीज़ें लिखी गई थी। तो ये चीज़ें एक ब्रिटिशर के पास एक रिकॉर्ड था जहाँ पर ये चीज़ें लिखी थी, उन इंडियंस के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स, और उनकी फील कैसे थी, उनकी बिहेवियर कैसा था, उनका मैनर कैसा था, वो रूल को फॉलो करते हैं कि नहीं, ये सभी चीज़ें लिखी गई थी एक किताब के अंदर। बट ये किताब हमेशा ब्रिटिशर को मदद नहीं करेगी। किस चीज़ में सर? कि एक कंट्री के लोग क्या सोचते हैं, वाट ए कंट्रीज पीपल फेल्ट। यानी सिर्फ थ्योरी, यानी जो रिकॉर्ड है ये हमेशा आपको, हाँ कई बार मदद कर सकती है। बहुत बच्चे कहेंगे कि सर हम तो बहुत स्मार्ट थे, हमने तो थ्योरी पढ़ ली, अब हमने एरोप्लेन चलाया और हम एरोप्लेन चला भी गए। ऐसे ही बच्चे होते हैं भाई साहब। थ्योरी पढ़ ली, उस मैनुअल को पूरा अच्छे से पढ़ लिया, घोट के पी गए, और पीने के बाद उनको एरोप्लेन चलाने दिया गया, वो एरोप्लेन को एक बढ़िया से चला के ले गए और बढ़िया से उसको लैंड करा दिया। बट वहीं पर इस प्रकार के कंडीशन रखने वाले बच्चे कितने हैं? बहुत ही कम। ठीक है या नहीं? उसी प्रकार से मैं कह रहा हूं कि एक रिकॉर्ड में लिखा गया है कि इंडियंस इस प्रकार से हैं, इंडियंस ये पसंद करते हैं, ये वीक पॉइंट्स है, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, ये मैनर है, ये बिहेवियर है, ये रूल फॉलो करते हैं और ये फील करते हैं। ये मान लो लिखा गया है, ये मान लो 99% सही हो गया, बट 1% तो भी है ना। हालांकि 99% कभी ठीक होगा नहीं, मान लो ये 60% ठीक हो गया, तो बचे हुए 40 भी तो है, उनका तो कुछ और स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, उनका तो कुछ और वीक पॉइंट होगा, उनका तो कुछ और ऑरा होगा, कुछ उनकी और कुछ पहचान होगी, है या नहीं? तो इसलिए लिखा गया इस पॉइंट के रिकॉर्ड आपको हमेशा मदद नहीं करेंगे कि कैसे एक लोग महसूस करते हैं कंट्री के अंदर, वो आपको मदद पता नहीं चलेगा। जैसे पहले के लोग करते इंडियंस इलिटरेट, भाई आपको कैसे पता चला? आपने तो अच्छे से रिकॉर्ड किया नहीं होगा, आपने इनको गिन चुने लोगों को पूछा गया होगा और उनको कह दिया भाई आप इलिटरेट हो। नहीं, आप जब बहुत बड़े स्केल में बहुत चीज़ को करते हो ना, बहुत डिटेल से, तब आपको पता चलता है भाई साहब नहीं, हम जितना सोच रहे वो हम 99.99% में गलत ही थे। मोस्टली केस में ऐसा होता है। तो इसलिए रिकॉर्ड्स आपको हमेशा मदद नहीं करें, जो थ्योरी वाली चीज़ आपको हमेशा मदद नहीं करती, कभी ना कभी प्रैक्टिकल नॉलेज काम आता है। इसलिए आप कहीं भी कहा था एग्जाम में आपने रट के चले गए, मान लो कोई चीज़, इसको आप थोड़ा सेव याद रख लो, एग्जाम में कोई चीज़ का वो रट के चले गए और एग्जाम में वो चीज़ आपको अब याद नहीं आ रहा है। अगर आप उसको रट के उसको समझते, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मान लो 4 के 4 पॉइंट्स याद नहीं थे, कुछ ना कुछ याद थे, मतलब कुछ ना कुछ आप समझे गए थे, उस समझा हुआ पॉइंट को आप लिख के चले आ गए। आपने वहाँ पर समझा था उस 4 पॉइंट को, जो आपने समझा था भाई ये था, अब उसको लिख के मार्क्स मिले। वही अगर आप एग्जैक्ट रटोगे 4 पॉइंट्स को, तो आपको मान लो एग्जाम बाई चांस याद नहीं रहा, तो क्या करोगे? छोड़ के आओगे, मार्क्स घटेंगे, डिजायर्ड मार्क नहीं मिलेगा, ये चाहते थे ये नहीं मिला सर, फिर क्या रिग्रेट? तो इसलिए कहते हैं एग्जैक्टली ना रटो, कुछ ही पॉइंट्स हो, जैसे कि मैं कहता हूँ आपको हाईलाइट करो, ये देखिए इस पॉइंट में मान लो ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट था, इसमें ये इंपॉर्टेंट था, तो ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स को आप याद रखो। आप पूरा सेंटेंस रटने में याद मत रखो, अब हाईलाइटेड पॉइंट देखिए। ये मैं यहाँ पर आपको नोट्स बनाए कैसे दे रहा हूँ, आप मेरे नोट्स को देखिए, मैं आपको नोट्स यहाँ पर बहुत छोटे छोटे फॉर्म में लिख के देता हूँ, मैं आपको पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखता हूँ। हालांकि कई बार मैं लेके आ जाता हूँ क्योंकि ज़रूरत है भाई साहब, कभी कभार ज़रूरत पड़ती है भाई सेंटेंसेस में, बट कई बार ज़रूरत नहीं पड़ती है। कई कभार मैं लिख के ले आता हूँ, कभी कभार आपको पता होता है सर आज सिर्फ स्लाइड लिखे गए, तो उन स्लाइड में जो आपको समझा रहा हूँ प्लीज़ उनको ध्यान दीजिए। कई बार होता है ना, टीचर क्या करते हैं भाई, एक PDF नोट्स बना देते हैं, वहाँ पर बहुत सारी लाइन्स लिखी होती है, उसको समझाते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा आपका टाइम थोड़ा सा सेव होता है। नहीं तो 1 घंटा 2 घंटा लेक्चर होने से इतने बच्चे नहीं देखते हैं। मैं इसलिए अगर मेरा वीडियोस जो होता है, हमारे लेक्चर होते हैं, उसको मैं कहता हूँ भाई 1 घंटे से ऊपर नहीं करेंगे, 1 घंटे से ऊपर रहेगा ही नहीं, 1 घंटे से नीचे रहेगा हमारा हर एक लेक्चर, 1 घंटे से नीचे ही रहेगा। क्योंकि इतने
लंबे वीडियोस बच्चे नहीं देखते हैं, तो इसलिए हम इतने लंबे वीडियोस नहीं बनाते हैं। ठीक है, बहुत हो गई बातें, आ जाइए मेरे यार वापस। तो क्या हुआ, उसी पॉइंट को कंटिन्यू करते जो रिकॉर्ड्स होते हैं। मैं एक इसी पॉइंट को लेकर मैंने बहुत चीज़ आपको बता दी है, तो आई होप कि आपको हर एक चीज़ समझ आया होगा। रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो हमेशा मदद नहीं करते हैं, क्योंकि एक कंट्री को लोग किस प्रकार से फेल करते हैं, किस प्रकार से सोचते हैं, उससे हम नहीं पता सकते। तो इसलिए क्या होता है, कभी कभार जो एक्शंस हम लेते हैं ना, एक्शंस वो परफेक्ट नहीं होते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है एग्जैक्टली द वर्ड द पीपल ऑफ दिस कंट्री थिंग्स, हाउ दे बिहेवियर हम नहीं जानते। तो इसलिए कभी कभार हम यहाँ पर क्या हो जाता है, ले डाउन हो जाते हैं, कभी कभी हम लैग बिहाइंड करते हैं, कभी कभी हम ले बिहाइंड, या फिर हम कह सकते हैं हम लैग बिहाइंड करते हैं इस चीज़ में। यानी हमें समझ ही नहीं आता हम क्या करें, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं पता क्या चल रहा है। ठीक है, क्लियर है, आप क्लियर है? ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, इसलिए हमारा टॉपिक आप पता है टॉपिक क्या लिखा था मैंने, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डोंट टेल। ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है ये क्या नहीं बताते, बताओ क्या नहीं बताते। यह नहीं बताते कि एक कंट्री के अंदर जो लोग हैं वो क्या महसूस करते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स वो हमें नहीं पता होते हैं। तो इसलिए कई बार जो हम एडमिनिस्ट्रेशन उनके ऊपर करते हैं, जो हम उनके ऊपर एक्शंस लेते हैं, उसके ले बिहाइंड या फिर लैग बिहाइंड रहते हैं, उसके बहुत पीछे रह जाते हैं, और इस प्रकार से उनके साथ वार्तालाप नहीं कर पाते, उनके साथ अपना चीज़ को कोप अप नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो इसलिए क्या होता है, इसीलिए इसी सिचुएशन से जो ब्रिटिशर्स भी गुजर रहे थे, कि उनको लगा भाई साहब हमें इस रिकॉर्ड से तो हमें पता नहीं चल रहा है कि सर, ब्रिटिशर को ही तो लगा था भाई, जो रिकॉर्ड्स हम पता नहीं लगा पा रहे इंडियंस किस प्रकार की मेंटेलिटी रखते हैं, किस प्रकार की उनकी बिहेवियर है, किस प्रकार के रूल को फॉलो करते हैं, क्या उनको अच्छा लगता है, क्या उनको बुरा लगता है, क्या उनकी खासियत है, क्या उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, क्या उनके वीक पॉइंट्स, क्या उनके वो क्या महसूस करते हैं, उनको क्या गिल्टी फील होते हैं, क्या उनको रिग्रेट फील होता है, क्या उनको मोटिवेशन किस चीज़ से मिलती है, किस चीज़ में उनको अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं मिलता है। ये सभी चीज़ को जानने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिया के अंदर क्या किया सर, ब्रिटिशर्स ने ढूंढना चालू किया अदर सोर्स। क्या सर, अदर सोर्स। ब्रिटिशर्स सर्च फॉर अदर सोर्सेस। ऑफिशियल सोर्सेस और रिकॉर्ड्स के अलावा कुछ सोर्स की तलाश करने लगे ब्रिटिशर्स। ठीक, क्लियर है? और एक चीज यहां पर पॉइंट करने वाली बात है और नोट करने वाली बात है कि जो अदर सोर्सेस का मिलना बहुत डिफिकल्ट है। इसका मतलब क्या है सर, मतलब ऑफिशियल रिकॉर्ड जितने इजीली मिल सकते थे उतने जल्दी अदर सोर्सेस नहीं मिलते। यानी अदर सोर्सेस को ढूंढना और उनको प्रिजर्व करना बहुत मुश्किल है आज कंपेयर टू द ऑफिशियल रिसोर्सेस और ऑफिशियल रिकॉर्ड। यानी ऑफिशियल रिकॉर्ड ब्रिटिशर्स को बहुत आसानी से मिल जाता था, वहीं पर अदर सोर्सेस मिलना बहुत कठिनाई से पड़ता था, बहुत डिफिकल्ट था, बहुत मुश्किल था उनके लिए। तो अदर सोर्सेस क्या है सर, जैसे कि कुछ एग्जांपल दीजिए। अदर सोर्सेस देखो क्या हो सकते हैं, इनको लिखना आपको अच्छे से है, कहीं की क्वेश्चन बनते कई बार यहीं से ही है। अदर सोर्सेस, अदर सोर्सेस क्या सर, देखिए क्या हो सकता है। अदर सोर्सेस हो सकते हैं डायरीज ऑफ पीपल्स, लोगों की लिखी गई डायरी। तो लोगों की लिखी गई डायरी से हम यह पता लगा सकते हैं कि भाई साहब उस लोकेलिटी में रहने वाले लोग किस प्रकार से हैं,
भाई एक लोग है, मान लो आपकी आपकी डायरी कोई पढ़ रहा है, तो आपकी मेंटेलिटी तो उसे पता चलेगी, तो उसको कई बार एक आइडिया पता चल जाएगा कि आपके आसपास वाले की लोकेलिटी कैसी है। भाई साहब आप अपने डायरी में लिखोगे भाई साहब इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, तो वो तो उसको पता चला है ना, एक रफ आइडिया उसको पता चल जाएगा आपकी लोकेलिटी कैसी है और आपकी मेंटेलिटी कैसी है और आप क्या हो। तो ये डायरी से भी आप उसको पता चलेगा, अदर सोर्स है डायरी, कि उस लोग की, वो जिसने लिखा है उसकी मेंटेलिटी, उसके चारों ओर की एक रफ आइडिया उसको पता चल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कि अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स। जो ट्रैवलर्स थे, जो हर जगह घूमते थे, वो तो अपना कुछ एक्सपीरियंस करते थे कि नहीं। यानी जो ट्रैवलर्स थे वो ट्रैवल करते थे बहुत जगह, है या नहीं, या नहीं बताओ। जो ट्रैवलर्स थे वो बहुत जगह ट्रैवल करते थे, तो जो ट्रैवल करते थे उनमें से कुछ एक्सपीरियंस करते थे, वो कहीं ना कहीं उन एक्सपीरियंस शेयर करते थे, शेयर तो नहीं करते, कहीं लिख लेते थे। आज का तो ज़माना है यूट्यूब ब्लॉग्स का, आज हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो यूट्यूब ब्लॉग्स बनाते हैं, तो आजकल तो वो ऐसे ही यूट्यूब वीडियोज़ में शेयर कर देते हैं। बट पहले के ज़माने जो ट्रैवलर्स घूमते थे एक जगह से दूसरी जगह, वो कुछ लिखते थे अपने पेपर्स के अंदर, तो उनसे ब्रिटिशर्स को पता चलता था भाई यहाँ से वो वहाँ गया था, उसको अपनी जगह कैसे लगती थी, और वो जहाँ गया है उसको वहाँ वो जगह कैसा लग रहा है। जैसे कि मान लो आप फॉरेनर गए, आप स्विट्ज़रलैंड गए हो, तब कंपेयर करो ना, भाई इंडिया में ये था, स्विट्ज़रलैंड में ये है, इंडिया में ये था, स्विट्ज़रलैंड में ये है। भाई इंडिया में ये चीज़ अच्छी थी, स्विट्ज़रलैंड में ये चीज़ अच्छी नहीं है। इंडिया में ये चीज़ नहीं थी, स्विट्ज़रलैंड में ये चीज़ है। इंडिया के लोग ऐसे हैं, स्विट्ज़रलैंड के लोग ऐसे हैं। तो आपको एक आप कंपैरिजन करते हो, तो ट्रैवलर के इन चीज़ों से उनको एक आइडिया पता चलता है भाई साहब उसके वो रहने वाला जगह कैसा है, वो जो जहाँ गया था वो जगह कैसा है। और पिलग्रिम्स क्या होते हैं, तीर्थ, जो तीर्थ एरिया होते हैं, जो भगवान मंदिर वाले एरियाज होते हैं, ठीक, जो तीर्थ स्थान होते हैं, उन तीर्थ स्थान को आप जब घूमोगे आपको पता चलेगा भाई साहब आप कोई टेम्पल को देखते हो, मान लो जब आप कर्नाटका गए एक टेम्पल को देखे आप, तो आप जब टेम्पल को देखते हो आपको पता चलता है भाई साहब इस जगह की हिस्ट्री कैसी है। आप जहाँ मान लो गए, आप तिरुपति गए, तिरुपति बालाजी मंदिर देखने गए, तो आपको पता चलेगा भाई साहब उस मंदिर को आप जब देखोगे तो पता चलेगा भाई साहब ये जो मंदिर का जो आर्किटेक्चर है बहुत पुराना है, तो आपको वो कहीं ना कहीं एक आइडिया मिलेगा उस जगह की हिस्ट्री कैसी थी, उन जगहों के लोगों के जो इंजीनियर्स थे, जो आर्किटेक्चर थे, उनकी आइडिया कैसा था, उनका मेंटालिटी कैसा था, वो पता चलेगा आपको। ठीक, और क्या पता चलेगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर, और क्या सोर्सेस हो सकते हैं। कुछ ऑटोबायोग्राफीज आप जब पढ़ोगे, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी, लिटीज। बायोग्राफी क्या होता है और ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, बच्चों को डाउट रहता है। मान लो मैं महात्मा गांधी जी के बारे में लिखूंगा तो वो बायोग्राफी होगी। मान लो मैंने अपने खुद के बारे में लिखा एक किताब के अंदर, भाई मैं वो हूँ, तो वो ऑटोबायोग्राफी कही जाएगी। आप एक पिक्चर बना के लिख लो यहाँ पर, ये आपके सर है, यानी मैं आपका सर हूँ। मैंने लिखा महात्मा गांधी जी के बारे में, तो इसको आप क्या कहोगे बच्चों, तो इसको आप कहोगे बायोग्राफी। एक और चीज, आपके जो सर है यानी मैं, कहते हैं ना अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, उसी प्रकार से आपके सर यानी मैं एक किताब के अंदर अपने ही बारे में लिखा, अपने ही बारे में लिखा, तो उसको आप कहोगे ऑटोबायोग्राफी। जब हम किसी पर्सनैलिटी के बारे में लिखते हैं तो उसको बायोग्राफी कहा जाता है। जब हम अपने ही बारे में लिख लेते हैं तो उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। जब मैं अपने बारे में लिखूंगा तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। तो उससे क्या पता चलेगा कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूँ, पता चल जाएगा। इसलिए ब्रिटिशर्स ऑटोबायोग्राफी ज़्यादा लोगों पर आने की कोशिश करते थे। ये उनका एक अदर सोर्सेस है। और क्या अदर सोर्सेस है मेरे यार, और क्या अदर सोर्सेस है।
और अदर सोर्सेस है पॉपुलर बुकलेट्स, जो पॉपुलर बुक लिखी गई थी उनके, पॉपुलर बुकलेट्स जो कि लोकल बाजार से मिलती थी, ठीक, लोकल बाजार में मिलती थी, तो वो भी एक उनके लिए क्या थी, अदर सोर्सेस। और क्या थी, और कुछ लिख लेता हूँ मैं आपके लिए, जैसे प्रिंटिंग स्प्रेड हो गए, पुराने अखबार, न्यूज़पेपर, और क्या, जो डिबेट होती थी पब्लिक के अंदर, ये सारे कुछ अदर सोर्सेस हैं। और कुछ रिफॉर्मर्स के आइडियाज़, जो रिफॉर्मर्स आइडियाज़, जो पोएट्स थे, पोएट्स जो कवि थे और जो नोवेलिस्ट थे, वो किसी जगह को लेकर अपने व्यू को एक्सप्रेस करते थे, किसी प्लेस को लेकर या फिर किसी चीज़ को लेकर अपने ओपिनियन को, या तो सर अपने व्यू को वो एक्सप्रेस करते थे। ये कुछ अदर सोर्सेस है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ, ये एट्थ और ये 9। तो ये 9 अदर सोर्सेस हैं और वो अपने फीलिंग को भी एक्सप्रेस करते थे। एक 10 लिख लो लीडर्स के भी आइडियाज़, जैसे कि रिफॉर्मर्स के आइडियाज थे उसी प्रकार से लीडर्स के भी आइडियाज से भी वो जानते थे। ये कुछ अदर सोर्सेस थे, इनको मिलने में थोड़ा सा कठिनाई आती थी, बट इनमें से हम जान सकते थे भाई साहब उस देश के लोगों की क्या बिहेवियर है, क्या मानसिकता है, यानी कि मेंटालिटी क्या है, और क्या वो क्या उनको पसंद है, क्या नापसंद है, वो हम पता लगा सकते थे, फिगर आउट कर सकते थे। ये जो जितने भी आपने 10 सोर्स मैंने आपको अदर सोर्सेस बताए, ये अदर सोर्सेस को बनाता कौन था, इनको प्रोड्यूस करने वाला जो व्यक्ति होता था वो एक लिटरेट होता था, यानी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति। भाई साहब अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा तो पोएट कैसे बनेगा, पोएट लिखते थे ना, नोवेल्स, नोवेलिस्ट लिखते थे नोवेल्स, तो भाई पढ़ा लिखा नहीं होगा तो नोवेल लिखेगा कैसे, पढ़ा लिखा नहीं होगा तो अपनी खुद की ऑटोग्राफी लिखेगा कैसे। तो ये जितने भी 10 प्रकार के मैंने 10 आपको अदर सोर्सेस का है, इनको लिखने वाला, प्रोड्यूस करने वाला एक लिटरेट था, एक पढ़ा लिखा इंसान था। और इसीलिए क्या हो रहा है आज के समय इसीलिए क्या हो रहा है, आप हिस्ट्री को अच्छे समझ पा रहे हो। आप हिस्ट्री को अच्छे समझ क्यों पा रहे हो, इसीलिए कि हिस्ट्री को भी लिखने वाला एक लिटरेट ही था। जिसने भी इतिहास को लिखा है वो भी एक लिटरेट ही तो है, उसने लिखा है, वो उसने अपने व्यू को क्या क्या चीज़ें हो रही थी फिगर आउट करके उसको अच्छे से लिखा है, उसको अच्छे से एक्सप्रेस किया, इसलिए आप उसको अच्छे से पढ़ पा रहे हो, ठीक है। और इसी हिस्ट्री से आप बहुत लोगों के बारे में जान पा रहे हो, जैसे कि आप हिस्ट्री पढ़ के, भाई साहब आप हिस्ट्री पढ़ के ट्राइबल्स की कहानी जान पा रहे हो, ट्राइबल्स की वर्कर्स की बातें आप जान पा रहे हो, वर्कर की क्या स्थिति थी तब। आप जो पुअर्स थे स्ट्रीट के अंदर उनकी कहानी आप जान पा रहे हो। और किसकी कहानी आप जान पा रहे हो, आप पीजेंट की कहानी जान पा रहे हो। आप सभी लोग पीजेंट्स, ये पीजेंट्स है, PESENT, पीजेंट्स। और आप जो वर्कर्स थे माइंस के अंदर, एक्सेट्रा। यानी आप हिस्ट्री पढ़ के सिर्फ एक वॉर के बारे में, एक कॉन्सेप्ट, एक कहानी के बारे में जानते, आप लोगों के बारे में जानते हो, आप यह जानते हो उस समय लोगों की परिस्थिति की थी, वो क्या थी, वो भी आप जानते हो। आप जानते हो ट्राइबल्स की परिस्थिति क्या थी, आप जानते हो कि जान रहे हो कि वो भाई वर्कर जो माइन में काम कर उनकी परिस्थिति क्या थी, जो पुअर स्ट्रीट में थे उनकी परिस्थिति क्या थी, जो पीजेंट्स हैं उनकी परिस्थिति क्या है, और भी बहुत सारे लोग इसी प्रकार से उनकी परिस्थिति क्या है, आप वो भी डील कर पा रहे हो इस चीज़ से, हिस्ट्री से, ठीक। तो आज आपके लिए मैं लाया था क्वेश्चंस भी, बट आज इसको हम नहीं करेंगे, इसको हम पार्ट नंबर 6 में करेंगे। आपको मेरे यार जो नोट्स हैं और बाकी की चीज़ उनको हम पार्ट 6 में कर लेंगे। ये आपको पार्ट 5 था, तो हाँ मेरे यार ये पार्ट 5 था, तो उनको हम पार्ट 6 में कर लेंगे। और जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना फ्री ऑफ कॉस्ट।
ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए चैनल को, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।